नमस्कार मित्रों, मैं CM मिश्रा और आप देख रहे हैं रुद्र आईएएस इंस्टीट्यूट का चैनल। और हमारी श्रृंखला है कैसे करें हम MPPSC को क्रैक। तो क्रैक कैसे करना है ये आप समझ ही चुके होंगे इतने दिनों में। हम MPPSC के जो गुर हैं और कैसे प्रश्नों में से प्रश्न निकाले जाते हैं ये हम सिखाएंगे आपको MCQs के द्वारा, यानी बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा। आज हमारे सामने जो प्रश्न है मैं प्रश्न पढ़ता हूँ। निम्न में से किस एक राज्य के जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन अनुसूची 6 में दिए गए प्राविधान में वर्णित नहीं है? मतलब किस एक जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन अनुसूची 6 में नहीं दिया गया है इनमें से। तो पहले मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ। ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी मेघालय। अब अगर नॉर्मली हम इसी क्वेश्चन पर डिस्कस करें तो सिर्फ एक छोटा सा इसका फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने ही डेवलप किया है। इसका फार्मूला है अमे मित्रों। अमे मित्रों बोलते भी अमे यार क्या कर रहे हो, तो अमे मित्रों क्या कर रहे हो। अमे फॉर असम, मे फॉर मेघालय, मी फॉर मिजोरम और त्र से आपको समझ में ही आ जाएगा कि त्र से त्रिपुरा होता है। तो अमे मित्रों, मेरे ख्याल से अगर आपके पास इससे बेहतर कोई जो शॉर्ट टर्म हो जिसको आप यूज कर सकते हैं तो आप इससे बेहतर भी बना सकते हैं। मेरा अपना है अमे मित्रों, यानी असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, यानी इसमें असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम नहीं है और मिजोरम की जगह पर दिया हुआ है मणिपुर। तो मणिपुर विल बी राइट आंसर कि मणिपुर अनुसूची 6 में नहीं दिया गया है। अब मैं थोड़ा सा इसी प्रश्न को डिटेल में लेकर चलता हूं और आपको बताता हूं कि क्या जो ट्राइबल डेवलपमेंट से या ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्या इशूज हैं। तो एज यू नो कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ कौन होती हैं। तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ वो कम्युनिटीज़ होती हैं जिनकी अपनी अलग भाषा हो। मतलब एक जो मेन स्ट्रीम लाइफ होती है हमारी, मेन स्ट्रीम लाइफ जब मैं बोलूँ तो इसका मतलब हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम या सिख, ईसाई, ये जो एक मेन स्ट्रीम, ये जो एक मुख्य धारा है, मुख्य धारा से अलग हट करके अगर किसी जो मानव समूह की अपनी अलग भाषा हो, अपना अलग धर्म हो, उनके अपने खुद के देवता होते हैं, कभी वो उनको बड़ा देव कहते हैं, कभी टोटम मानते हैं। तीसरी बात कि वो जो एक जो विकास की मुख्य धारा है उससे दूर हट करके कहीं रिमोट एरियाज में, चाहे वो फॉरेस्ट में या हिली एरियाज में रहते हों और आम लोगों से कटे हुए हों। मतलब ना उन्हें शासन की सुविधाओं से कोई मतलब है, ना शासन उनके लिए बहुत कुछ सुविधाओं के लिए उनके कुछ कर भी रही है। ओके, तो विकास की मुख्य धारा से कटे हुए, तथाकथित पिछड़े हुए ऐसे जो मानव समूह हैं उन्हें हम जनजाति कह सकते हैं। फिर ये कंसर्न आया, फिर ये अंग्रेजों के लिए एक कंसर्न आया, उनके लिए एक चिंता का सबब बना कि बार बार हो रहे उनके जो विद्रोह, उनके विप्लव, उनके रिवोल्ट से जो कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो चिंतित हुए। तो उन्होंने एक डिसीजन लिया कि भाई हमें इनके लिए कुछ पॉलिसी बनानी पड़ेगी, हमें इनके लिए कुछ करना पड़ेगा। और उसी डिसीजन के तहत उन्होंने जो होमवर्क किया, जो काम किया, काम में सबसे पहले एक बहुत बड़े ब्रिटिश स्कॉलर थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी थे जिनका नाम था बेरियर एल्विन। तो बेरियर एल्विन ने कई साल भारत के अलग अलग ट्राइबल एरियाज में रह करके, इवन मतलब मैं आपको बताऊं तो कि छत्तीसगढ़ जो हमारा मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य है, छत्तीसगढ़ के बगल में एक बस्तर जिला है। बस्तर जिले में उन्होंने अपना कई साल बिताया और यहाँ तक कि उन्होंने एक जो बैगा ट्राइब है, बैगा ट्राइब की एक महिला से विवाह भी किया और बहुत बेहतरीन बुक लिखी बैगाज के ऊपर, द बैगाज के नाम से। तो बेरियर एल्विन से पूछा जाए कि भैया बताइए कि ट्राइबल, आप तो ट्राइबल्स के बीच में रहे हो, तो बताइए कि ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए।
तो बड़ी फिल्मी स्टाइल में उन्होंने कहा क्या कि अगर आप कुछ करना चाहते हो उनके लिए तो यही करो कि इनके लिए कुछ मत करो। तो भैया इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने कहा कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हो उनके लिए तो सिर्फ इतना कर सकते हो कि उनकी लाइफ में आप इंटरफियर मत करो। और दूसरी चीज, ईमानदारी से अगर कुछ करना चाहते हो तो दूसरी चीज क्या, दूसरी चीज ये कि जैसे टाइगर्स को बचाने के लिए आपने टाइगर रिजर्व बनाए हैं, जैसे वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कि वो सुकून से अपने टेरिटरी में लाइफ जी सकें, इंसान उनकी लाइफ में दखल ना दे, एनक्रोच ना करे। आपने इसके लिए नेशनल पार्क्स बनाए हैं, तो मेरा सुझाव होगा कि ऐसा ही नेशनल पार्क आप ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए भी बना दीजिए। तो यहाँ पर पहला जो ट्राइबल डेवलपमेंट की पॉलिसी का, ट्राइबल डेवलपमेंट का की पॉलिसी का जो फर्स्ट ऑप्शन आता है, पहला सिद्धांत आता है, वो क्या है, वेरियर एल्विन का सिद्धांत है। और सिद्धांत क्या है, सिद्धांत है द थ्योरी ऑफ आइसोलेशन, कि आप उन्हें आइसोलेट रखो। इसी को हम ट्राइबल नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। ये ट्राइबल नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट किसने दिया, ये सिद्धांत दिया वेरियर एल्विन ने। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत हद तक इसी सिद्धांत को, इसी थ्योरी को, इसी पॉलिसी को फॉलो किया कि उन्होंने अपने आप मतलब अपने ट्राइबल्स कम्युनिटीज से अपना एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखा कि भाई तुम ठीक है, जहां हो तुम सही हो अपनी जगह पर, तुम्हारे लिए हम कुछ नहीं करेंगे अगर तुम्हें दिक्कत है, आपत्ति है तो। आफ्टर दैट जब हमारा देश आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, और हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो फिर हमारे सामने एक कंसर्न आया, फिर हमारे सामने एक चिंता आई कि हमारी पॉलिसी क्या हो, इंडिपेंडेंट इंडिया की पॉलिसी क्या हो। और उस समय हमारे इंडिया में एक बहुत बड़े स्कॉलर, एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था जीएस घुरिये। बॉम्बे यूनिवर्सिटी के सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी थे जीएस घुरिये जी। जीएस घुरिये जी से गवर्नमेंट ने सलाह मांगी कि भैया आपको बहुत नॉलेज है इंडियन ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में, आपकी क्या राय है, क्या चाहते हो कि कैसे डेवलपमेंट किया जाए। तो जीएस घुरिये जी ने जो ऑप्शन रखा, उन्होंने बहुत हटके बात की, वेरियर एल्विन से बहुत हटके बात की। उन्होंने कहा किसको कहते हो आप ट्राइबल कम्युनिटी, तो उन्होंने कहा ट्राइबल कम्युनिटी मतलब वही जो दूर दराज जंगलों में जंगली जैसे आदिम जीवन जीते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको पता है कि हमारे पूर्वज भी ऐसे ही जंगलों में जंगली जैसे आदिम जीवन जीते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब उन्होंने कहा कि ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं ये हमसे अलग नहीं है, दे आर पिछड़े हिंदू, दे आर बैकवर्ड हिंदू, हमसे ये अलग नहीं है, तो इन्हें सेपरेट मत करो। आप कुछ ऐसी कोशिश करो कि उनका पिछड़ापन दूर हो और वो जो मेन स्ट्रीम लाइफ है उसमें पार्टिसिपेट कर सके, उसमें कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ सके। उन्हें भी हक है स्कूल का, उन्हें भी हक है जो तमाम जो मॉडर्न फैसिलिटीज मिल रही हैं, इन सारी सुविधाओं का, सड़क उनके यहाँ होनी चाहिए, बिजली उनके यहाँ होनी चाहिए, ये सारी सुविधाएं उनके यहाँ होनी चाहिए। तो आप उनके लिए एक अच्छे भाव से कि हमें उनका डेवलपमेंट करना है, उनके लिए ये सब करो और उन्हें समाज की, उन्हें विकास की मुख्य धारा में जोड़ो। तो ये दूसरा सिद्धांत है जिसको कहते हैं थ्योरी ऑफ एसिमिलेशन, कि आप उन्हें एसिमिलेट कर लो, आप उन्हें अपने में मिला लो। जैसे अभी क्या स्थिति है कि पानी अलग है, शक्कर अलग है। अगर आप कहो तो ट्राइबल कम्युनिटीज को हम शक्कर कहेंगे, शक्कर अलग है, पानी अलग है। दूर डिस्टेंस मेंटेन करके नहीं रखना है, इन दोनों को आपस में जोड़ देना है जिससे कि ये घुल मिल जाए आपस में। अब पंडित नेहरू जी जो थे वो बड़ी दुविधा में पड़ गए कि हमारे सामने तो दो बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी सब्स्टिट्यूट्स, या हमारे सामने दो बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी ऑप्शंस आ गए, हम क्या करें। तो बहुत सोच विचार के बाद फिर पंडित नेहरू जी को उसी बीच में जाना था नेफा मीन्स नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया, यानी जिसको हम आज अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, बेसिकली वो भी ट्राइबल रीजन है, वहां पर जाना था। तो पंडित नेहरू जी ने अपनी एक नई पॉलिसी दी।
that is the best policy for tribal development, that is called the policy of integration. The policy of integration, एकीकरण की नीति के तहत बहुत अच्छा उन्होंने एक मॉडल डेवलप किया। मॉडल ये था कि हम उनका डेवलपमेंट करेंगे, हम उन्हें सड़क देंगे, हम उन्हें बिजली देंगे, हम उन्हें स्कूल देंगे। लेकिन डेवलपमेंट में इस बात का खास ख्याल रखा जाएगा, उनके विकास में इस बात का ध्यान रखा जाएगा। क्या ध्यान रखा जाएगा कि कहीं हमारे इन एफर्ट्स से, कहीं हमारे इन प्रयासों से उनका जो प्रीशियस कल्चर है, उनकी जो एक समृद्ध संस्कृति है, कहीं वो डैमेज ना हो जाए। तो हम उनकी संस्कृति को बनाए रखते हुए, हम उनकी भाषा को बनाए रखते हुए, हम उनके गीत संगीत, जो भी उनके मनोरंजन के साधन होते हैं, उनके रीति रिवाज होते हैं, हमारे लिए बहुत कीमती है। ओके, आप सब जानते होंगे, मैं इसको थोड़ा प्रैक्टिकल लेवल पर लेकर आता हूं, तो आप सब जानते होंगे हमारे मध्य प्रदेश में एक गोंड ट्राइब है, और गोंड ट्राइब की गोंडी आर्ट पूरे इंडिया में फेमस है। अब अगर आप इमेजिन कीजिए कि गोंड ट्राइब को हम समाज की मुख्य धारा से जोड़ दें, तो वो गोंडी आर्ट का क्या होगा। ऐसे ही हमारे मध्य प्रदेश में भील है, भील लोग का अपना पिथौरा आर्ट होता है। अगर सपोज कर लीजिए कि जैसे शहरों में बड़े बड़े पक्के मकान बनाकर लोग रहते हैं, वैसे ट्राइबल एरियाज में भी पक्के मकानों का चलन चल जाए, तो मकानों की जो कच्ची दीवार होती है उसी पर ये पिथौरा पेंटिंग बनती है। तो कहां बनाएंगे पिथौरा पेंटिंग। तो हमें इस बात का खास ख्याल रखना है कि जो एक समृद्ध संस्कृति है उनका एक जो समृद्ध कल्चर है। बहुत सारे डांस आपने पढ़े होंगे, ट्राइबल डांस होते हैं, जनजातियों के बहुत सारे नृत्य होते हैं। ओके, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो नृत्य समाप्ति हो जाए। तो पंडित नेहरू जी ने क्या कहा कि हमें उनके लिए क्या करना है कि उनकी जो मूल पहचान है, उनकी जो संस्कृति है, उसको संरक्षित करते हुए, उसको बचाए रखते हुए हमें उनका डेवलपमेंट करना है। तो दिस पॉलिसी इज कॉल्ड द पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन। और इसमें उन्होंने जनजातीय विकास के लिए एक जो 5 पॉइंट्स का 5 पॉइंट्स का एक फॉर्मूला भी दिया, जिसे हम पंचशील बोलते हैं। संविधान में ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, यानी जनजातीय क्षेत्रों के या जनजातियों के, जो जनजातीय कम्युनिटीज हैं, जो जनजातीय समुदाय हैं, उनके विकास से संबंधित हमारे संविधान में एक अनुसूची बनाई गई, एक अनुच्छेद डाला गया, अनुच्छेद 244, आर्टिकल 244। अब आर्टिकल 244 है, अनुच्छेद 244 है, याद कैसे रहेगा। अब कोशिश करता हूं शायद आप कनेक्ट कर पाओ। आर्टिकल 244 में 2 हटा दीजिए, 44 आ जाता है। 44 का मतलब हो जाता है कि समान नागरिक संहिता, ये शायद आप जानते होंगे। 44 अनुच्छेद 244 में से 2 हटा दीजिए तो 44 बचता है। 44 का मतलब आर्टिकल, यानी अनुच्छेद 44 का मतलब होता है समान नागरिक संहिता। ओके, ऑब्वियसली अगर ये भी नहीं जानते हो तो ये भी मैं तैयार करा देता हूँ आपका कि 44 में 4 दोनों समान है। तो ये हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी का आर्टिकल है, भाग संविधान का भाग 4। तो डीपीएसपी का आर्टिकल है ये, और दोनों समान है, इसलिए समान नागरिक संहिता। अच्छा, और ट्राइबल्स कम्युनिटीज़ में सबसे जो खास बात होती है कि कोई ऊंचा नीचा नहीं होता है। हमारी जो शहरी, हमारी ग्रामीण जो लाइफ स्टाइल है, जो जीवन शैली है, उसमें हम ऐसा देख सकते हैं कि अमीर होते हैं, गरीब होते हैं। ट्राइबल कम्युनिटीज़ में ऐसा नहीं होता है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ में सभी समान होते हैं। तो यहाँ से आप लिंक लेकर रखेंगे तो क्या कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ में कोई भी असमान
नहीं होता, सभी एक समान होते हैं। और एक समान मतलब क्या? समान नागरिक संहिता। और समान नागरिक संहिता मतलब आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में बस आपको कुछ नहीं करना है, 2 और जोड़ देना है तो 244 हो जाता है। तो 244 आपको आर्टिकल याद रहेगा। ये आर्टिकल 244 कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है, भारतीय संविधान का जो भाग है, भाग 10 में दिया गया है। तो मैं सिर्फ ये आपको बताना चाहता हूं कि भाग 5 से लेकर के आप शुरू होते हैं, तो बस स्टेप बाय स्टेप उतरते जाइए। पार्ट 5 पे संघ का प्रशासन, पार्ट 6 पे स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन, पार्ट 7 वैकेंट है, पार्ट 8 में है यूटीज का एडमिनिस्ट्रेशन, यूनियन टेरिटरीज का एडमिनिस्ट्रेशन, पार्ट 9 में लोकल बॉडीज का एडमिनिस्ट्रेशन, और पार्ट 10 भाग 10 संविधान का ट्राइबल एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया है। ओके, तो भाग 10 आर्टिकल 244। अब आर्टिकल 244 में 2 आर्टिकल्स है, एक आर्टिकल 244 है, एक आर्टिकल 244A है। तो जो आर्टिकल 244 है दैट इज कनेक्टेड, आर्टिकल 244 इज कनेक्टेड टू द शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 में बताया गया है कि भैया कैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा जनजातीय जो क्षेत्र है। अब 2 बातें यहां पर आ जाती हैं। एक हो जाता है क्या? ट्राइबल एरियाज, और एक होता है शेड्यूल एरियाज यानी जनजातीय क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र। अब एक बात और यहां पर समझें, ट्राइबल मतलब तो आप समझ गए, शेड्यूल मतलब क्या होता है। हिंदी में शेड्यूल मतलब अनुसूची होती है, और अनुसूची क्या चीज होती है? तो ऐसे ध्यान रखेंगे कि अगर आप कोई लिस्ट बनाते हो तो सूची कहलाती है। किसी पर्पज से आप लिस्ट बनाते हो, भाई मार्केट जाते हो, आप शॉपिंग करने जाते हो तो आप एक लिस्ट बना के लेके जाते हो। आपको अपने घर कोई फंक्शन करना है और कितने लोगों को बुलाना है उसके लिए आप एक लिस्ट बनाते हो। तो ये सब जो लिस्ट होती है इनको आप सूचियाँ कहते हैं। और जब गवर्नमेंट किसी पर्पज से कोई लिस्ट बनाती है, जब राष्ट्रपति किसी पर्पज से कोई लिस्ट बनाता है तो उस लिस्ट को हम शेड्यूल या अनुसूची कहते हैं। जब हमारा संविधान की किसी पर्पज से कोई लिस्ट बनाता है तो उस लिस्ट को हम अनुसूची कहते हैं। तो अब हमारे राष्ट्रपति ने, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने हमारे कंट्री में ऐसे 3 किसी खास पर्पज से, खास पर्पज क्या है? खास पर्पज यही है कि ये 3 डिफरेंट क्लासेज हैं, ये 3 डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो समाज की मुख्य धारा से कटे हुए हैं और गवर्नमेंट उनको कुछ अलग तरह से ट्रीट करना चाहती है। समाज मतलब ऐसे क्षेत्र जो पिछड़े हुए हैं, जहां तमाम जो सरकार की सुविधाएं हैं, जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो डेवलप नहीं हो पाई हैं। अभी तक भी आज़ादी के 75 साल बाद भी विकसित वहां पर मूलभूत सुविधाओं का विकास नहीं हो पाया। तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे एरियाज को रिकॉग्नाइज करे। तो अब इस तरह से हमारे पास चीज़ें हो गई 2। पहली चीज हो गई क्या? पहली हो गई अनुसूचित क्षेत्र, या इंग्लिश में हम कहेंगे शेड्यूल एरियाज। और दूसरी चीज हो गई ट्राइबल एरियाज। तो सबसे पहले हम ट्राइबल एरियाज की बात कर लेते हैं। ट्राइबल एरियाज मतलब कौन से एरियाज हुए? ट्राइबल एरियाज मतलब वो एरियाज हो गए, ऐसे क्षेत्र हो गए जहां पर ट्राइबल कम्युनिटीज बहुतायत में पाई जाती है, जहां 70% से ज़्यादा मतलब पूरे स्टेट की आबादी में 70% से ज़्यादा आबादी जो है ट्राइबल कम्युनिटीज़ की हो, जनजातीय लोगों की हो। तो ऐसे एरियाज़ को हमने ट्राइबल एरियाज़ कहा। और कुछ ऐसे एरियाज जहां ट्राइबल कम्युनिटीज़ मतलब कुछ ऐसे राज्य जहां ट्राइबल कम्युनिटीज़ का परसेंटेज 20%, 25% है, और वो भी काफ़ी बिखरा हुआ है, काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड है। कहीं पर 80% है, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में झाबुआ में, तो कहीं पर 5% भी नहीं है, कहीं 5% भी नहीं है। तो ऐसे जो क्षेत्र थे जो इतने बिखरे हुए, जिनमें ट्राइबल कम्युनिटीज़ मिलती हैं, ऐसे राज्य, उनको दर्जा दे दिया गया शेड्यूल एरियाज का। तो शेड्यूल एरियाज के कैटेगरीज में आ गए 10 स्टेट्स, 10 राज्य आ गए। 10 राज्य शेड्यूल एरियाज में आते हैं। 10 राज्यों के नाम जानना बहुत आसान है। ओके,
थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ये 10 राज्य जहां पर जनजातीय जनसंख्या पाई जाती है एक नोटिसेबल क्वांटिटी में, एक जनजातीय जनसंख्या पाई जाती है। अपने मध्य प्रदेश से ही शुरू करते हैं। मान लीजिए ये मध्य प्रदेश, ये एमपी है, एमपी के जितने पड़ोसी स्टेट्स हैं यूपी छोड़ करके, तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले राजस्थान एक हो गया, आप नोट करते जाइएगा। एमपी है ही, एमपी एक, राजस्थान दो, राजस्थान के नीचे आ जाते हैं बगल में गुजरात, गुजरात तीन, उसके नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र चार, इसके बगल में छत्तीसगढ़ होगा ही, ऑब्वियसली छत्तीसगढ़ में जनजातियां रहती हैं, 5, इसके छत्तीसगढ़ के बगल में झारखंड, झारखंड 6, नीचे उड़ीसा, उड़ीसा 7, उसके बगल में 2 स्टेट्स, उड़ीसा के बगल में 2 स्टेट, एक तेलंगाना एक आंध्र प्रदेश, 7 2 9, और एक हिमाचल प्रदेश। ये 10 स्टेट्स हैं, ये 10 राज्य हैं जिन्हें हम शेड्यूल जिनमें राष्ट्रपति द्वारा शेड्यूल एरियाज डिक्लेयर किया गया है या जिनमें शेड्यूल एरियाज बनाए गए हैं। अब शेड्यूल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो वापस हम यहीं चलते हैं। सबसे पहले शेड्यूल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं करके हम ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। तो ट्राइबल एरियाज का जो एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया है वो कहाँ दिया गया है, कैसे याद रहेगा, थोड़ा सा इसको हम देखते हैं। देखिए, मेरा जो पढ़ाने का मकसद है वो ये नहीं है कि मैं आपको शेड्यूल एरियाज पढ़ाऊं और ट्राइबल एरियाज पढ़ाऊं। मुझे पता है आप ये एक नहीं कई बार पढ़ चुके होंगे। आप में से जो लोग भी हम मेरा वीडियो देख रहे हैं, मुझे लगता है अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आप एक सिंसियर स्कॉलर हैं, स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट हैं। और एस्पिरेंट सिंसियर हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि अभी तक आपने शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 ना पढ़ा हो। मेरा पढ़ाने का मकसद नहीं है, मेरा इन चीज़ों को किसी अलग स्टाइल में पढ़ाने का मकसद है। स्टाइल का मतलब होता है जिससे आपको ये चीज़ें हमेशा हमेशा के लिए याद रहें। और याद कब रहती हैं? याद चीज़ें तभी रहती हैं जब उन चीज़ों को अपने जीवन के किसी चीज़ से लिंक कर देते हैं, किसी ऐसी चीज़ से जिससे हम यूज टू हैं। अगर हम उससे जोड़ देते हैं तो जोड़ने के बाद क्या हो जाता है, फिक्स करने के बाद क्या होता है, उनको लंबे समय तक प्रिजर्व करना, उनको लंबे समय तक बनाए रखना, ये काफ़ी आसान हो जाता है। तो वही है मेरी कोशिश। कैसे? आप ये देखिए, ट्राइबल एरियाज हैं 25 बार, जैसे मैंने कहा क्या क्या है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। इसमें कोई डाउट नहीं कि बाउंड्री के स्टेट्स हैं ये बाउंड्री के स्टेट्स हैं। और बाउंड्री शब्द आप एक जगह और सुनते हैं, बाउंड्री होती है क्रिकेट में बाउंड्री को हम 6 कहते हैं। तो 6 जहां आए बात 6, तुरंत आपको ध्यान आना चाहिए बाउंड्री। और बाउंड्री की बात आए तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये बाउंड्री के स्टेट्स हैं, हमारे देश की सीमा के स्टेट्स हैं। तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा का प्रशासन यानी ट्राइबल एरियाज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो 6th शेड्यूल में है। और शेड्यूल एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्वियसली फिर 5th शेड्यूल में हो जाएगा। और 5th शेड्यूल में 5th शेड्यूल है, इसलिए स्टेट्स हैं 5 2 10। 5th शेड्यूल में 10 राज्य, 5 का दुगना 10 राज्यों का प्रशासन। उन 10 राज्यों में उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया तो मध्य प्रदेश के सभी पड़ोसी। ओके, मेरे ख्याल से आसान होगा ये आपको समझना। अब इनका प्रशासन क्या है? प्रशासन ये है कि यहाँ जैसे हम शेड्यूल एरियाज की बात करें तो शेड्यूल एरियाज में एक एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई है, एक सलाहकार परिषद बनाई जाती है। इस सलाहकार परिषद या एडवाइजरी काउंसिल का जो गठन है वो गठन इन एरियाज के डेवलपमेंट के लिए, इन शेड्यूल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए जो एडवाइजरी काउंसिल है इसका गठन उस किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर के द्वारा किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। नॉर्मली जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन ये है कि हर एडवाइजरी काउंसिल में 20 मेंबर्स होंगे, 20 सदस्य होंगे, एंड 3/4 अमंग देम, यानी उनमें से 3/4 का मतलब हो गया 15 सदस्य। जो 15 सदस्य होंगे वो उसी राज्य के जो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले MLAs हैं उनके होंगे, और बाकी के 5 मेंबर गवर्नर द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। और उनकी एडवाइस पर ही, उनकी सलाह पर ही, एडवाइजरी काउंसिल तो आप समझ गए ना कि वो सलाह देंगे कि भैया इस क्षेत्र में, यानी हमारे रायसेन में या मंडला में सरकार को विकास के लिए क्या करना है।
सरकार को विकास के लिए क्या कदम उठाने हैं, उनकी सलाह पर ही। साथ ही गवर्नर को इस बात की भी अथॉरिटी होगी कि वो ये डिसाइड कर सके, वो ये तय कर सके कि विधानमंडल द्वारा बनाए गए यानी लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर है चाहे यूनियन लेजिस्लेचर है, उसके द्वारा बनाए गए कौन कौन से कानून वो इन शेड्यूल एरियाज में लागू होंगे या नहीं लागू होंगे। ओके, तो ये तो हो गया शेड्यूल एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा जो ट्राइबल एरियाज हैं असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर ऑटोनॉमस काउंसिल्स बनाई गई हैं। ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल्स का मतलब आप समझ गए, मतलब पैरेलल गवर्नमेंट, उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर भी होगी, उनके पास यहाँ सिर्फ ये एडवाइस का काम करेंगी। भाई इनके पास ना तो लेजिस्लेटिव पावर होगी एडवाइजरी काउंसिल्स के पास, ना इनके पास एग्जीक्यूटिव पावर होगी, ना इनके पास जुडिशियल पावर होगी, ना ही टैक्स लगा सकती है। सिर्फ क्या कर सकती हैं, ये गवर्नर को एडवाइस दे सकती है, सलाह दे सकती है कि हमारा ऐसा सोचता है कि इस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए। बस इनका काम यही फिनिश। लेकिन यहाँ ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल्स कहाँ, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में। ये जो ट्राइबल एरियाज हैं, ये ऑटोनॉमस का मतलब स्वतंत्र, अपने आप में एक ऑटोनॉमस पैरेलल गवर्नमेंट की व्यवस्था है। तो जो ऑटोनॉमस एडवाइजरी काउंसिल्स हैं, दे विल हैव एग्जीक्यूटिव पावर्स एज वेल एज लेजिस्लेटिव पावर्स एंड जुडिशियरी पावर्स टू। इनके पास कुछ न्यायिक शक्तियां भी होंगी, ये कुछ टैक्स भी लगा सकती हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से अभी आपको शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 के बीच का क्या डिफरेंस है और किस तरह का दोनों का सिस्टम एक दूसरे से अलग अलग है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं प्रीलिम्स के क्वेश्चंस पर डिस्कस करूं तो प्रश्न नंबर 1 जो आपके बोर्ड पर है, प्रश्न नंबर 3 दूसरा जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये बन सकता है, शेड्यूल एरियाज से एक क्वेश्चन बन सकता है। शेड्यूल एरियाज से क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि ये 10 स्टेट्स के नाम 10 स्टेट्स के नाम जो हैं, इनमें से कोई भी 3 का नाम रखकर एक नाम और कोई ले लिया जाएगा। मतलब ये कहा जाएगा इनमें से कौन अनुसूचित क्षेत्र, किस राज्य में अनुसूचित क्षेत्र गठित या निर्मित नहीं किया गया है। इसके अलावा कि इससे जो शेड्यूल 5 में जो या शेड्यूल 6 में जो प्रोविजन किए गए हैं, जो प्राविधान किए गए हैं, उन पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं कि विधायिका द्वारा बनाया गया कानून लागू होगा इन क्षेत्रों में, ये डिसाइड करेगा, कौन डिसाइड करेगा। अब उसमें एक ऑप्शन मुख्यमंत्री दे सकता है, एक ऑप्शन दे सकता है उस क्षेत्र का जनजातीय मुखिया। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस बनाया जा सकता है। दूसरा, इनका संबंध किससे है, एक प्रश्न ऐसे बन जाता है किस आर्टिकल से शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 का रिलेशन है। तो एक क्वेश्चन ये हो जाता है, यू नो बेटर कि ये आर्टिकल 244 हो गया। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन, ट्राइबल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है। तो यू नो बेटर नाउ कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 10 में है, भाग 10 में है। एक क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया वो यहाँ से बन सकता है कि ट्राइबल डेवलपमेंट की पॉलिसीज से रिलेटेड जीएस घुरिये का सिद्धांत क्या था, या जनजातियों के विकास से संबंधित पंचशील सिद्धांत किसने दिया, थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन किसको कहते हैं, या थ्योरी ऑफ एसिमिलेशन किसको कहते हैं। एक जो क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि नेशनल पार्क का, ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान की अवधारणा किसने दी। तो यू नो, अब आप जानते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान की अवधारणा, नेशनल पार्क बनाने की अवधारणा, ये बेरी रेलवेन के द्वारा दी गई। तो मुझे लगता है कि ये सारी जानकारियों के साथ मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। और अगर मेरा ये वीडियो आपको या इस तरह के लेक्चर्स आपको पसंद आते हैं तो आपसे सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और इसको शेयर करें। इससे क्या होता है कि इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है, हमारा मनोबल बढ़ता है और हमारी पूरी टीम का मनोबल बढ़ता है। हम ये वीडियो आप तक पहुंचा पा रहे हैं, इसमें हमारी एक पूरी टीम 5-7 लोगों की काम कर रही है और वो टीम
का जो मेन एनर्जी का सोर्स है वो वही है कि जो सब्सक्राइबर्स की लिस्ट, जब सब्सक्राइबर्स की लिस्ट बढ़ती है, सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ती है, तो हमारा मनोबल बढ़ जाता है। और आप समझ सकते हैं कि जो हम में पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल से हम कहाँ तक स्टडी को एक नया, मतलब हमारा जो ये स्टडी चैनल हमने शुरू किया है, इसका मोटो, आदर्श वाक्य ही हमने रखा है क्या, कि स्टडी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, मतलब आपकी इमेजिनेशन से भी आगे, जो आप सोच नहीं सकते हो उससे आगे, बट वहाँ आगे तक ले जाने के लिए हमें आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। तो प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें हमारे वीडियो को। धन्यवाद। अगले वीडियो में